हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लक्ष्य तक आपके साथ। आज के करंट सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं 12 जनवरी 2022 के कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को, जो कि कल के दिन भर के सुर्खियों से बने हुए हैं। करंट डिस्कशन के बाद हम लोग डेली की तरह कुछ क्वेश्चंस जो कि एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड हैं उसको सॉल्व करेंगे, और लास्ट में क्लास के लास्ट में मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगी जो कि करंट से रिलेटेड होगा। उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 11 जनवरी 2022 को किस भारतीय नौसेना युद्धपोत पर ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के उन्नत संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर से पढ़ रहे हैं। 11 जनवरी 2022 को किस भारतीय नौसेना युद्धपोत पर ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के उन्नत संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? तो इसका आंसर क्या होगा? INS विशाखापत्तनम। INS विशाखापत्तनम, ठीक है। और ये जो है INS विशाखापत्तनम, इसको अभी हाल ही में भारत का पहला स्वदेशी स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक पोत को भारतीय नौसेना में कमीशन दिया गया था, ठीक है। ये भारत का स्वदेशी स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक पोत भारतीय नौसेना में कमीशन दिया गया था इसको, ठीक है। तो इसी INS विशाखापत्तनम पर ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का क्या किया गया है? सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ठीक है। ब्रह्मोस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ से इसका क्या किया गया है? परीक्षण किया गया है। और इसकी जो गति है, गति देख लेते हैं। इसकी गति जो है वो 2.8 मैक या ध्वनि की गति से करीब 3 गुना, ध्वनि की गति से करीब 3 गुना है, ठीक है, इसकी गति। ये ध्यान रखिएगा, इसकी स्पीड, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। और बात करें इसकी, तो ये हो गया। और ये इसको क्या कहते हैं कि भारत और रूस का ये क्या है? भारत और रूस का एक ये क्या है? संयुक्त उपक्रम है, ठीक है। भारत और रूस का एक क्या है? ये संयुक्त उपक्रम है, दोनों के द्वारा ये स्टार्ट किया गया है, ठीक। और भारत की तरफ से देखा जाए तो कौन प्रतिनिधित्व कर रहा है? तो DRDO कर रहा है। भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व करने वाला कौन है? DRDO है, ठीक है। क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ से इतने फैक्ट इम्पोर्टेंट हैं जिससे क्वेश्चंस बन सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। अभी जो है कि एक निर्भय क्या है ये भी देख लीजिए, एक फैक्ट अलग से आप लोग के लिए। निर्भय क्या है? ये सब सोनिक क्रूज मिसाइल है। निर्भय क्या है? सब सोनिक क्रूज मिसाइल, ठीक है। ये चलिए इससे रिलेटेड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। क्या कह रहा है? गेटवे टू हेल, या फिर इसको क्या कहते हैं? ध्यान से देखिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या कह रहा है? गेटवे टू हेल का मतलब होता है नरक, ठीक है। नरक का दरवाजा या दरवाजा गैस क्रेटर, जो कि अभी चर्चा में चल रहा है, किस राज्य में स्थित है? गेटवे टू हेल, नरक का दरवाजा इसको कहते हैं, या गेटवे टू हेल कहते हैं। दरवाजा गैस क्रेटर जो कि चर्चा में है, किस राज्य में स्थित है? तो ये किस राज्य में स्थित है? किस देश में, सॉरी राज्य नहीं होना चाहिए, किस देश में स्थित है,
ठीक है। तो किस देश में स्थित है? तुर्कमेनिस्तान। कहाँ स्थित है? तुर्कमेनिस्तान, ठीक है। ये हो गया तुर्कमेनिस्तान। अभी मैंने कल नहीं 2-3 दिन पहले वीडियो में लेक्चर में मैंने दिखाया था, सेंट्रल एशिया में ये तुर्कमेनिस्तान आता है, ठीक है, जिसकी राजधानी तुर्कमेनिस्तान की मैंने बताया भी था, अशगाबाद, ठीक है, ये है अशगाबाद, ठीक है, ये हो गया। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी क्या है? अशगाबाद है। तो ये क्या है कि इसको नरक का दरवाज़ा क्यों कहते हैं? ये एक्चुअली क्या है, रुकिए मैं पहले आपको वो नरक का दरवाज़ा दिखा दे रही हूँ, उसके बाद इस बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं। 1 मिनट। ये देखिए, ये दिख रहा होगा आप लोग को, ये क्या है? क्रेटर है, ठीक है, क्रेटर है ये बहुत बड़ा सा, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ दिया भी है, क्या कह रहा है कि तुर्कमेनिस्तान पहले किसका हिस्सा था? USSR, ठीक है, USSR का हिस्सा था, सोवियत संघ। तो इसमें क्या हुआ था कि यहाँ प्राकृतिक गैस बड़े भंडार का पता लगा था। एक्चुअली क्या था इसके पीछे कि ये था कि यहाँ पर एक्चुअली तुर्कमेनिस्तान पहले तो सोवियत संघ का हिस्सा था, ठीक है। और यहाँ पर क्या हुआ था कि जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ तो उसके बाद रूस जो था वो आर्थिक कमजोरी से जूझ रहा था, परेशान था, ठीक है। तो इसको ख़त्म करने के लिए, इससे उबार पाने के लिए इसने क्या किया, गैस के भंडार, तो उसने सोचा कि गैस का भंडार जो है बहुत ही मददगार साबित हो सकता है। और यहाँ पे जो है मीथेन, ठीक है, इसका बहुत बड़ा भंडार है तुर्कमेनिस्तान में। तो इसके लिए क्या किया गया कि प्राकृतिक गैस निकालने के लिए, इसको निकालने के लिए यहाँ पर क्या किया गया? ड्रिलिंग की गई, ठीक है, ड्रिलिंग की गई 1971 में, ठीक है। तो उसी ड्रिलिंग के दौरान क्या हुआ, यहाँ पर बहुत बड़ा विस्फोट हो गया, और इस विस्फोट के बाद ही क्या हुआ, ये गड्ढा बन गया, ठीक है। और जिसे आज हम लोग किस नाम से जानते हैं? डोर टू व्हेल, ठीक है, या फिर गेटवे टू व्हेल, नर्क का द्वार, ये सब कई नामों से इसको जानते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर करीब 50 सालों से ये क्या है, यहाँ से ये चीज़ आग निकल रही है, ठीक है, आग जल रही है, वैसे ही धधक रही है जैसे पहले। इसमें क्या होता है कि वैज्ञानिकों ने बहुत ही कोशिश की, ठीक है, कि बुझ जाएगी, इस पर बहुत ज़्यादा प्रयास भी किए, लेकिन कोई मतलब कुछ भी कारगर नहीं हुआ। तो एट लास्ट क्या हुआ, अब यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने कहा कि इसको क्या किया जाएगा, बंद करने के लिए इन्होंने आदेश दिया है, ठीक है, इसको बंद करने के लिए आदेश दिया है। ये देखिए पूरा, ये पूरी कहानी जो अभी मैंने बताया है कि ये देखिए कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद आर्थिक कमजोरी थी, तो इससे मदद मिल सकती थी, उसी की होड़ में यहाँ पे क्या हुआ, विस्फोट हुआ था, और जिसे आज हम डोर टू वेल कहते हैं, ठीक है। तो ये पूरी स्टोरी थी यहाँ पर। तो इसी को यहाँ के प्रेसिडेंट ने क्या कहा है कि इसको बंद करने का आदेश दिया है, ठीक है। और ये जो है ये जो आपको दिख रहा है, इसको क्या कहते हैं, ये कहाँ पर है? ये ध्यान दीजिए, ये इम्पोर्टेंट है जो बता रही हूँ, काराकुम रेगिस्तान, ठीक है। तो तुर्कमेनिस्तान जो है, ठीक है, तुर्कमेनिस्तान का 70%, ठीक है, 70%, तुर्कमेनिस्तान का 70% जो है ये काराकुम रेगिस्तान पर है, ठीक है, इसका काराकुम रेगिस्तान है तुर्कमेनिस्तान 70%, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, काराकुम रेगिस्तान की चमक भी कहते हैं, काराकुम रेगिस्तान की चमक भी कहते हैं, बहुत विस्तार में ये फैला हुआ है, ठीक है। ये हो गया। तो और ठीक है, और तुर्कमेनिस्तान की राजधानी तो बता ही दिया कि क्या है, अशगाबाद है, ठीक है, सेंट्रल एशिया में आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं अब हम लोग। 3rd नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, हाल ही में केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है? तो एकता नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया है, एकता नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया है, ठीक है, स्टेशन कर दिया गया है, एकता
नगर रेलवे स्टेशन ये कर दिया गया है। और ये केवड़िया है कहाँ? केवड़िया है कहाँ? गुजरात में, ठीक है। गुजरात में गुजरात में नर्मदा जिले, गुजरात के नर्मदा जिले में ये स्थित है। गुजरात के नर्मदा जिले में ये केवड़िया जो है ये स्थित है। तो वहाँ के मतलब ये रेल मंत्रालय के द्वारा मंजूरी दी गई है, ठीक है। क्लियर हो गया। अभी बहुत सारे रेलवे स्टेशंस के नाम बदले गए हैं। अभी हाल ही में बदला गया था हबीबगंज रेलवे स्टेशन, हबीबगंज रेलवे स्टेशन, ठीक है। तो हबीबगंज रेलवे स्टेशन जो ये है कहाँ? पहले तो ये जान लीजिए, ये है मध्य प्रदेश में। और इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया था? रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, ठीक है, ये कर दिया गया था। अभी झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदला गया, उसका नाम झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर क्या कर दिया गया था? वीरांगना लक्ष्मीबाई स्टेशन, ठीक है। तो ये जो अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे? केवड़िया, केवड़िया। तो यहाँ पे पता ही होगा कि गुजरात के नर्मदा जिले में केवड़िया में गुजरात के नर्मदा जिले के केवड़िया में एक आइलैंड है, उसका क्या नाम है? साधु आइलैंड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या स्थित है? स्टैचू ऑफ यूनिटी, ठीक है। स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ स्थित है? गुजरात के नर्मदा जिले के केवड़िया में साधु आइलैंड पर, ठीक है। और ये स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा है, दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा। कितने मीटर ऊंची है? 182 मीटर ऊंची, ठीक है। और ये किसकी है? सरदार पटेल जी की, ठीक। तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस थे डिस्कस कर लिया गया है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 4th नंबर क्वेश्चन है IPL 2022 एंड 2023, ठीक है। IPL 2022-2023 के लिए कौन सी कंपनी टाइटल स्पॉन्सर होगी? टाटा ग्रुप, टाटा समूह, ठीक है। कौन सी कंपनी टाइटल स्पॉन्सर होगी? टाटा ग्रुप, ठीक है, टाटा ग्रुप, ये हो गया। और इसमें क्या है कि इस बार जो IPL में कितनी टीम खेलेगी ये देख लीजिए। इस बार IPL में इस बार कितनी टीम खेलेगी? 10 टीम खेलेगी, ठीक है, 10 टीम खेलेगी। और इस बार कौन सा संस्करण होगा IPL का? 15वां संस्करण होगा। कौन सा संस्करण होगा? 15वां, ठीक है, ये हो गया। तो और जो IPL 2021 था, ठीक है, ये कहाँ हुआ था? UAE, संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है। जो कौन सा संस्करण था? 14वां, 15वां तो अभी होने वाला है, ठीक है। तो ये क्या है? 14वां संस्करण था। और जिसका टाइटल स्पॉन्सर कौन था? वीवो था, ठीक है। और इसमें इस 2021 IPL में सबसे महंगा खिलाड़ी कौन था? क्रिस मॉरिस, ठीक है, क्रिस मॉरिस, ये हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 5th नंबर क्वेश्चन, चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को 2021 के लिए ऑन टाइम परफॉर्मेंस के लिए कौन सा स्थान मिला है? क्या क्वेश्चन है? फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को 2021 के लिए ऑन टाइम परफॉर्मेंस
परफॉर्मेंस, ठीक है। तो इस पर क्या है, इसके लिए कौन सा रैंक इसको दिया गया है, तो 8वें नंबर पर है। ये किस नंबर पर है, 8वें नंबर पर है, ठीक है। तो अब जब ये 8वें नंबर पर है तो ये क्वेश्चन उठता है, तो फर्स्ट नंबर पर कौन आया है, तो फर्स्ट नंबर पर जो आया है वो देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर पर मियामी हवाई अड्डा। फर्स्ट नंबर पर कौन आया है, मियामी हवाई अड्डा। ये कहाँ पर है, यूएसए, अमेरिका, ठीक है। और सेकंड नंबर पर भी देख लेते हैं कौन है। सेकंड नंबर पर जो है उसका नाम है फुकुओका। नाम से ही पता चल गया होगा कि फुकुओका कहाँ है, कहाँ का हवाई अड्डा है, फुकुओका हवाई अड्डा। ये जो है ये जापान का है, ठीक है। तो जापान का फुकुओका हवाई अड्डा सेकंड नंबर पर है, ठीक है, सेकंड रैंक पर है। और मियामी हवाई अड्डा जो है ये फर्स्ट रैंक पर है अमेरिका का। और जो चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वो 8वें नंबर पर आया है, ठीक है, 8वें नंबर पर। और ये शीर्ष 10 यानी टॉप 10 में शामिल, टॉप 10 में शामिल एकमात्र भारतीय हवाई अड्डा, ठीक है। शीर्ष 10 में शामिल एकमात्र भारतीय हवाई अड्डा कौन सा है, चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। और ये जो चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है ये भारत का 6th नंबर का सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डा है, ठीक है। 6ठे नंबर का भारत का सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डा है। अब तो क्लियर हो गया होगा, यहाँ से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन और बता रहे हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाला राज्य, 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाला राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश, ठीक है। 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाला राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश। इंपॉर्टेंट ये भी है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन अब देख लेते हैं जल्दी से। क्या है, 6ठे नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10 जनवरी 2022 को इंडिया स्किल्स 2021 नेशनल प्रतियोगिता में कौन सा राज्य शीर्ष पर है। थोड़ा ऊपर कर दे रहा है, अब देखते हैं। 10 जनवरी 2022 को इंडिया स्किल्स 2021 नेशनल प्रतियोगिता में कौन सा राज्य शीर्ष पर है, तो वो है ओडिशा। एक मिनट, ओडिशा, ठीक है, एक मिनट, ओडिशा है, ये देख लेते हैं। और ये जो ओडिशा है, तो अब ये क्वेश्चन उठता है कि ओडिशा फर्स्ट पर है तो सेकंड भी जानना जरूरी है, ठीक है, सेकंड भी। तो सेकंड पर जो आया है वो है महाराष्ट्र, ठीक है। थर्ड पर भी देख लेते हैं कौन आया है, केरल, ठीक है। तो 10 जनवरी 2022 को जो इंडिया स्किल्स 2021 नेशनल प्रतियोगिता है, इसमें जो शीर्ष राज्य है वो है ओडिशा फर्स्ट पर, ठीक है, सेकंड पर महाराष्ट्र, थर्ड पर केरल। अब ये देख लेते हैं कि ये नोडल एजेंसी कौन है, इसकी नोडल एजेंसी इसकी कौन सी है, तो उसका नाम है राष्ट्रीय स्किल विकास निगम, ठीक है, राष्ट्रीय स्किल विकास निगम, जिसको NSDC कहते हैं, ठीक है, ये हो गया। और ये जो NSDC है, ठीक है, DC, ये कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय
के मार्गदर्शन में काम करती है। ठीक है, NSDC जो है यानी कि ये राष्ट्रीय कौशल विकास निगम जो है ये कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के मार्गदर्शन में काम करती है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा। और ओडिशा का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है यहाँ से हिस्ट्री का कि यहाँ पर क्या है, कोणार्क का सूर्य मंदिर है। कोणार्क का सूर्य मंदिर, ओडिशा में कोणार्क का सूर्य मंदिर स्थित है, जिसको ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जानते हैं। ब्लैक पैगोडा, पैगोडा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और ये ओडिशा में है। और किसके द्वारा बनवाया गया था? गंग वंश के शासकों के द्वारा बनवाया गया था। ये गंग वंश के शासकों के द्वारा, गंग वंश के शासकों के द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, गंग वंश के कोणार्क का सूर्य मंदिर गंग वंश के शासक द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन अभी था कि इंडिया स्किल्स नेशनल प्रतियोगिता ये हर 2 साल पर आयोजित होती है। हर 2 साल में इसका आयोजन होता है। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, और देख लेते हैं उड़ीसा में यहाँ पर यहाँ की जगन्नाथ रथ यात्रा क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, ये उड़ीसा के पुरी से। ठीक है, यहाँ पे रज पर्व प्रसिद्ध है यहाँ का। तो ये सारे क्वेश्चन उड़ीसा से रिलेटेड होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्या कह रहा है? किस देश में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट डेल्टा क्रॉन की पहचान की गई है? किस देश में कोरोना वायरस के नया वेरिएंट क्या आया है? डेल्टा क्रॉन, डेल्टा क्रॉन। ठीक है, क्या कह रहा है? डेल्टा क्रॉन। तो ये डेल्टा क्रॉन इसी से देखिए मिल रहा है कि डेल्टा और ओमिक्रॉन, डेल्टा और ओमिक्रॉन से मिल करके, ठीक है, डेल्टा और ओमिक्रॉन से मिल करके ये नया वेरिएंट बना है डेल्टा क्रॉन। ठीक है, तो ये कोविड-19 का क्या है? नया वेरिएंट, जिसकी खोज की गई है, पहचान की गई है किस देश में? तो वो है कौन सा देश? साइप्रस। साइप्रस। ठीक है, कहाँ से इसकी पहचान की गई है? साइप्रस से। ठीक है, चलिए देख लेते हैं साइप्रस पहले हम लोग मैप में देख लेते हैं। साइप्रस, ये देखिए यहाँ है, ये है साइप्रस, ये रेड सी। ठीक है, ये साइप्रस, ध्यान से देख लीजिए। आप लोग अपने मैप में जा कर के देखिएगा। ठीक है, इससे और क्लियर हो जाएगा ये साइप्रस। और देख लेते हैं कि साइप्रस की राजधानी क्या है? साइप्रस की राजधानी निकोसिया। साइप्रस की राजधानी क्या है? निकोसिया। ठीक है, और ये जो है साइप्रस जो है तीसरा सबसे बड़ा भूमध्य सागरीय द्वीप है। तीसरा सबसे बड़ा भूमध्य सागरीय द्वीप है साइप्रस। तीसरा सबसे बड़ा भूमध्य सागरीय द्वीप है। ठीक है, और साइप्रस जो है ये कैसा देश है? एक मिनट, यूरेशियन द्वीप देश है। ठीक है, यूरेशियन द्वीप देश है साइप्रस। ठीक, क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट पर, अपने क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्या क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे थे? कोरोना वायरस। ठीक है, ये और गाइज एक और है मलेरिया की वैक्सीन क्वेश्चन पूछता है ये। मलेरिया की वैक्सीन एक मिनट, यहाँ फिर से लिख दे रहे हैं इसको। मॉस्क्यूरिक्स
ये सा है, ठीक है। मॉस्क्यूरिक्स, ये क्या है? मलेरिया की वैक्सीन, मलेरिया की वैक्सीन वैक्सीन, ठीक है। और ये तो पता ही होगा कि मलेरिया की दवा, ठीक है, तो वो कुनैन, जो कि हमें सिनकोना के वृक्ष की छाल से प्राप्त होती। क्वेश्चन पूछता है कि मलेरिया की दवा कहाँ से, मलेरिया की दवा का नाम कुनैन कहाँ से प्राप्त होता है? सिनकोना वृक्ष की छाल से प्राप्त होता है, ठीक है। और मलेरिया किससे होता है? तो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ, ठीक है, ये उसका कारक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब हम लोग क्या कह रहा है कि हाल ही में 2020 मेलबर्न समर स्टेट 1 में किसे महिला एकल टेनिस खिताब प्रदान किया गया है? क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाल ही में 2020 मेलबर्न समर स्टेट 1 में किस महिला एकल टेनिस खिताब प्रदान किया है? किसे महिला एकल टेनिस खिताब पूछ रहा है। एकल टेनिस खिताब, ठीक है, किसे दिया गया है? तो सिमोना हालेप को दिया गया है। सिमोना हालेप, ये सिमोना हालेप कहाँ की हैं? रोमानिया की हैं, ठीक है, ये कहाँ की हैं? रोमानिया की हैं सिमोना हालेप। और अगर यही क्वेश्चन पूछ ले कि 2020 मेलबर्न समर सेट 1 में पुरुष एकल टेनिस, ये तो महिला में सिमोना हालेप हो गई, ठीक है। और अगर यही पुरुष वर्ग में पूछ ले कि पुरुष वर्ग में किसे दिया गया है, तो उनका क्या नाम है? राफेल नडाल, ये राफेल नडाल कहाँ के हैं? स्पेन के हैं। कभी कभी नाम दे देगा और ये पूछ लेगा कि ये किस देश के हैं, ठीक है, तो देश जब भी जानना जरूरी है, किस जगह के हैं, तो ये स्पेन के हैं राफेल नडाल। और महिला में जो सिमोना हालेप हैं, ये रोमानिया की हैं, ठीक है। क्लियर हो गया होगा। अब थोड़ा हम दिखा दे रहे हैं कि ये हैं, ठीक है, ये हैं ये है राफेल नडाल, ठीक है, जो कि स्पेन के हैं, और सिमोना हालेप को भी देख लेते हैं। ये है सिमोना हालेप, ये देखिए सिमोना हालेप, ठीक है। ये ने किसको? वेरोनिका कुडर मेतोवा, ठीक है, सिमोना हालेप ने वेरोनिका कुडर मेतोवा को शिकस्त देकर के क्या किया है? खिताब को जीता है, ठीक है, जो कि कहाँ की हैं? ये रोमानिया, ठीक है। ये क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 9th नंबर का क्वेश्चन। किस राज्य में गंगा सागर मेले का आयोजन किया जा रहा है? गंगा सागर मेला, ठीक है, गंगा सागर मेले का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? पश्चिम बंगाल में। कहाँ किया जा रहा है? पश्चिम बंगाल में, ठीक है। ये भी चर्चा में चल रहा था बहुत दिन से। तो ये कहाँ आयोजन, इसको फाइनली अनुमति मिल गई है आयोजन करने की, ठीक है। तो ये पश्चिम बंगाल में, चलिए दिखा दे रहे हैं इसका भी लोकेशन, 1 मिनट। गंगा सागर, ये देखिए, ये है पश्चिम बंगाल, ठीक है। और ये सागर आइलैंड है, ठीक है, यहीं पर क्या होता है? गंगा सागर मेले का आयोजन होता है, ठीक है। चलते हैं, ये देख लिया होगा आप लोगों ने क्वेश्चन, ठीक है। ये है वेस्ट बंगाल। चलते हैं क्वेश्चन पे, देख लेते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। कि गंगा सागर मेले का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? पश्चिम बंगाल में। तो ये जो गंगा सागर उत्सव है, ये कब से कब तक होगा? तो 10 से 16 जनवरी, ठीक है, 16 जनवरी 2022, ठीक है। 10 से 16 जनवरी के बीच ये क्या होगा? यहाँ पर गंगा सागर मेले का आयोजन होगा, ठीक है। तो ये जो है, ये गंगा सागर जो है, ठीक है, यहाँ पे गंगा
नदी और बंगाल की खाड़ी, गंगा नदी और बंगाल की खाड़ी के संगम पर, बंगाल की खाड़ी के संगम पर स्थित जो सागर द्वीप है, ठीक है, वहीं पर मनाया जाता है ये, ठीक। और इसी संगम को क्या कहते हैं? गंगा सागर कहते हैं। और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर कपिल मुनि मंदिर, उसी संगम के पास क्या है? कपिल मुनि मंदिर स्थित है, ठीक है। और यहाँ पे हर साल क्या होता है? मकर संक्रांति के दिन, ठीक है, हर साल मकर संक्रांति के दिन जो हिंदू तीर्थयात्री होते हैं ये यहाँ संगम पर आकर के पवित्र स्नान करने के लिए यहाँ क्या होते हैं? एकत्र होते हैं, ठीक है। और ये हो गया। और देखा जाए तो गंगा सागर तीर्थ और मेले को कुंभ मेले के त्रिवार्षिक अनुष्ठान स्नान के बाद मानव जाति की ये क्या होती है? दूसरी सबसे मंडली कही जाती है। तो आप लोग को जो फैक्ट याद रखना है वो कब से कब और कहाँ पर, ठीक है, कहाँ पर ये आयोजित किया जाता है? ये पश्चिम बंगाल गंगा सागर मेला, ठीक है, चर्चा में है तो हो सकता है एग्जाम में पूछ ले। तो गंगा बहुत दिन से चल रहा था चर्चा में, ठीक है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। गंगा सागर मेले का आयोजन पश्चिम बंगाल में, जिसको अनुमति मिल गई है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? देश में पहली बार स्टार्टअप एयर इंडिया इनोवेशन नवाचार सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। देश में पहली बार स्टार्टअप इंडिया नवाचार सप्ताह, तो इस नवाचार सप्ताह का, स्टार्टअप इंडिया नवाचार सप्ताह का आयोजन कब से कब तक किया जा रहा है? तो 10 से 16 जनवरी के बीच में किया जा रहा है। 10 से 16 जनवरी के बीच में किया जा रहा है, ठीक है। और ये किसके द्वारा किया जा रहा है ये देख लेते हैं। तो उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, ठीक है। क्या कह रहा है? उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, ठीक है, जिसको DPIIT, ठीक है, DPIIT, इसी को क्या कहते हैं? उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा इस स्टार्टअप इंडिया नवाचार सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है, ठीक है। और ये जो है जो अमृत महोत्सव है आज़ादी का, उसी के तहत, ठीक है, आज़ादी के अमृत महोत्सव जो चल रहा है इस समय, तो उसी के तहत क्या है? इस सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है, ठीक। तो इसका उद्देश्य क्या है? क्यों किया जा रहा है? तो एक मिनट, इसका उद्देश्य देख लेते हैं। यहाँ देख लेते हैं। नवाचार को बढ़ावा देना, नवाचार को क्या करना? बढ़ावा देना, ठीक है। और स्टार्टअप्स, जो देश के प्रमुख स्टार्टअप्स हैं, उद्यमी हैं, इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है, और वित्त पोषण करने वाले निकाय हैं, बैंक हैं, तो उन सभी को क्या करना है? एक मंच पर लाना है, ठीक है, जो इनोवेशन को क्या करते हैं? बढ़ावा देते हैं, ठीक है। इन सभी को क्या करना है? एक मंच पर लाना है, यही इसका क्या है? उद्देश्य है, ठीक है। और जो वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन है? पीयूष गोयल। वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन है? पीयूष गोयल, ठीक है। तो यहाँ से जितने भी फैक्ट बनने थे क्लियर हो गया है। यहाँ पर कुछ फैक्ट्स आपको बताने थे, मुझसे मिस हो गया, चलिए बता दे रहे हैं यहीं पर कि पश्चिम बंगाल में कुछ इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क, ठीक है, तो देख लेते हैं। सुंदरबन नेशनल पार्क, जो कि इम्पोर्टेंट में पूछे जाते हैं। सुंदरबन नेशनल पार्क, जल्दापारा नेशनल पार्क, ठीक है, और बक्सा टाइगर रिजर्व, बक्सा दोनों कहते हैं इसको, ठीक है, बुक्सा या बक्सा टाइगर रिजर्व, ये सब पूछता है, ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पर क्या है? नेओरा वैली नेशनल पार्क है, ठीक है। गोरुमारा नेशनल पार्क है, तो ये सब यहाँ पर पश्चिम बंगाल में
इम्पॉर्टेंट हैं जो कि पूछे जाते हैं, ठीक है, तो नोट डाउन कर लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग अपने। आरबीआई ने वित्तीय परिदृश्य पर ध्यान केंद्रित करने के लिए जनवरी 2020 में किस एक विभाग की स्थापना की है? आरबीआई ने वित्तीय परिदृश्य पर ध्यान केंद्रित करने के लिए जनवरी 2022 में किस एक विभाग की स्थापना की है? तो उस विभाग का क्या नाम है? फिनटेक विभाग। क्या नाम है उसका? फिनटेक विभाग। तो इसकी स्थापना का उद्देश्य क्या है? तो जो वित्तीय परिवेश बदल रहा है, ठीक है, तो उसको क्या करना, उसमें वित्तीय समावेश को बढ़ावा देना। बदलते वित्तीय परिवेश में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना, ठीक है, ये इसका उद्देश्य है। और फिनटेक विभाग की स्थापना कब की गई? 4 जनवरी 2022 को की गई, ठीक है, ये हो गया। और देख लेते हैं आरबीआई के बारे में कुछ फैक्ट जो कि इम्पोर्टेंट है, पूछता है, ठीक है। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो आरबीआई एक्ट 1934 के तहत, ठीक है, आरबीआई एक्ट 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 यानी कि 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। और किस आयोग की सिफारिश पर की गई थी? तो उस आयोग का क्या नाम था? हिल्टन यंग कमीशन, ठीक है, हिल्टन यंग कमीशन यानी आयोग की सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई थी। और इसका जो हेडक्वार्टर है, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर पहले कोलकाता रहता है, ठीक है, कोलकाता रहता है। लेकिन क्या होता है कि 1937 में इसको स्थानांतरित कर दिया जाता है। कहाँ पे? मुंबई, ठीक है। अब इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है आरबीआई का? मुंबई में। 1937 में इसका स्थानांतरण कर दिया जाता है। और इसका राष्ट्रीयकरण कब होता है आरबीआई का? 1949। राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 में क्या होता है? इसका राष्ट्रीयकरण किया जाता है, ठीक है। और बात करते हैं कि आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर कौन थे, ठीक है, तो वो थे ओसबोर्न। आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर ओसबोर्न अर्केल स्मिथ, ठीक है, ये हो गया। और आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? तो सीडी देशमुख। अगर बात करें कि वर्तमान अध्यक्ष कौन है आरबीआई के, तो शक्तिकांत दास। तो जितने भी फैक्ट बनने वाले हैं सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए गए हैं। तो जल्दी से अगर पसंद आ रहा हो लेक्चर तो जल्दी से शेयर कर दीजिए। आगे हम लोग चलते हैं, स्टार्ट करते हैं एनिशिएंट हिस्ट्री के क्वेश्चंस, कुछ प्रैक्टिस करते हैं। 1 मिनट, आ जाते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन पे। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। 1 मिनट। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था, ठीक है। चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था, यह किस अभिलेख से प्रमाणित होता है? क्या क्वेश्चन कह रहा है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था, यह किस अभिलेख से प्रमाणित होता है? तो अभिलेख कौन कौन से हैं हम ऑप्शन दे रहे हैं, आप लोग देखिए आपको कितने क्वेश्चंस आपसे हो रहे हैं, कितने नहीं हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम तो आंसर बताते ही हैं। तो देखते हैं, फर्स्ट ऑप्शन है कलिंग शिलालेख, सेकंड अशोक का गिरनार शिलालेख, थर्ड है रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख एंड फोर्थ ऑप्शन है अशोक का सोपारा शिलालेख। तो यहाँ पर आंसर क्या होना चाहिए? रुद्रदामन का जूनागढ़, ठीक है, इससे जूनागढ़ शिलालेख से। तो कब ये पूछता है कि जूनागढ़ अभिलेख किसका है, तो रुद्रदामन का है, इम्पॉर्टेंट, ठीक है,
ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम क्या कह रहा है। अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा, अशोक के शिलालेख में कौन सी भाषा प्रयुक्त हुई है? तो ऑप्शन है संस्कृत, सेकंड प्राकृत, थर्ड पाली एंड फोर्थ हिंदी। तो क्या आंसर होना चाहिए इनके शिलालेख में? इनके शिलालेख में जो प्रयुक्त भाषा है वो क्या है? प्राकृत है। ठीक है, क्या है? प्राकृत है। तो अशोक के कई अभिलेख थे, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया था, अपने अभिलेखों को 3 भागों में बांटा था। अशोक के अभिलेख 3 भाग में बटे हुए थे, जिसमें एक था शिलालेख, शिलालेख, दूसरा स्तंभलेख, स्तंभलेख एंड थर्ड गुहालेख, गुहालेख। ठीक है, तो इनके जो शिलालेख थे वो मतलब अनेक स्थानों पर मिले हैं, जैसे शहबाजगढ़ी देख लिया जाए, मानसेहरा, कालसी, गिरनार, धौली, जौगढ़, सोपारा, एरगुड्डी। ठीक है, तो इनके जो अधिकांश अभिलेख थे वो अधिकांश अभिलेख इनकी देखा जाए तो प्राकृत भाषा में देखे गए हैं। भाषा प्राकृत और लिपि पूछे तो ब्राह्मी। ठीक है, अधिकांश जो है इन्हीं दोनों में मिलते हैं। ठीक है, कौन कौन से? प्राकृत और लिपि जो है ब्राह्मी। लेकिन केवल 2 अभिलेख जो हैं इनके, केवल 2 अभिलेख, जैसे जो कि 1 मिनट, 2 अभिलेख इनके मानसेहरा, मानसेहरा और शहबाजगढ़ी, शहबाजगढ़ी, ये जो हैं इनकी लिपि ब्राह्मी नहीं है। अभी तो मैंने बोला कि अधिकांश लिपि ब्राह्मी है, लेकिन इन दोनों की यानी मानसेहरा और शहबाजगढ़ी की लिपि ब्राह्मी ना हो करके क्या है? खरोष्ठी लिपि में है। ठीक है, खरोष्ठी लिपि में है। तो ये क्वेश्चन पूछता है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं, क्या कह रहा है। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? ऑप्शन देख लेते हैं, कौन कौन से ऑप्शन हैं। चलिए बताइए कि एक तो हो गया आपका राजगृह, एक आप राजगृह, मगध, समस्तीपुर और पाटलिपुत्र। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो ऑप्शन मगध, पाटलिपुत्र, समस्तीपुर, राजगृह। तो क्या हो जाना चाहिए? पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र। तो इसकी पूरी डिटेल हम बता दे रहे हैं कि कहीं से भी क्वेश्चन पूछे तो आप लोग कर ले जाइए। चलिए देख लेते हैं कि बौद्ध संगीति जो हुई थी वो 4 बौद्ध संगीति हुई थी। कितनी संगीति हुई थी? 4। ठीक है, पहली जो बौद्ध संगीति हुई थी वो राजगृह के सप्तकरणी गुफा में हुई थी। राजगृह के किस में? सप्तकरणी गुफा में हुई थी। राजगृह के सप्तकरणी गुफा, ठीक है, सप्तकरणी गुफा में हुई थी। कब हुई थी? 483 BC में हुई थी। ठीक है, 483 BC में। और संरक्षक कौन था? अजात शत्रु। ठीक है, किसके संरक्षण में? अजात शत्रु के संरक्षण में। और अध्यक्ष कौन था पहली संगीति का? पूछता है महाकश्यप, महाकश्यप। ठीक है, महाकश्यप। और ये पूछता है कि जो पहली बौद्ध संगीति थी उसमें क्या हुआ था, किस चीज़ का निर्णय लिया गया था? तो जो सुत्त पिटक है, सुत्त पिटक और विनय पिटक, विनय पिटक, इस बौद्ध संगीति में क्या हुई थी? इन दोनों की क्या हुई थी? रचना हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब नेक्स्ट संगीति देख लेते हैं। नेक्स्ट दूसरी बौद्ध संगीति जो कि हुई थी वैशाली में। दूसरी बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? वैशाली में। कब हुई थी? ये ला है, ठीक है, ला, वैशाली 383 BC में। पहली 483 BC में और दूसरी 383 BC में। ठीक है, और इस यहाँ जो कराया था उसका जो संरक्षक था वो कौन था? कालाशोक। कालाशोक, कालाशोक के संरक्षण में अध्यक्ष कौन था? सर्वकामिर, सर्वकामिर की अध्यक्षता में। ठीक है, सर्वकामिर की अध्यक्षता में।
और यहाँ जो निर्णय लिया गया था वो क्या था, महासंघिक। सबसे ज़्यादा तो वही सुत्त विटक विनय पिटक ही पूछता है, लेकिन हमें पता सब होना चाहिए, कहीं से भी क्वेश्चन आए गलत ना हो, ठीक है। महासंघिक और सौत्रांतिक, सौत्रांतिक, ठीक है, सौत्रांतिक, ये आधा ना है यहाँ पे, सौत्रांतिक। थर्ड देख लेते हैं फटाफट। थर्ड जो है तीसरी बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में, पाटलिपुत्र में, वही जो अभी क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया है कि अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी, तो ये थर्ड बौद्ध संगीति थी जो अशोक के शासनकाल में हुई थी। कहाँ पर हुई थी, पाटलिपुत्र में हुई थी। कहाँ हुई थी, पाटलिपुत्र में हुई थी। कब हुई थी, 250 या 251, इसमें कंफर्म नहीं है, कहीं कहीं अलग अलग बुक में अलग अलग दिया है, तो ज़्यादा मैटर नहीं करता है, ठीक है। BC में अशोक के संरक्षण में जो अध्यक्ष था वो कौन था, मोगली तिस्य, मोगली ये ला है, ठीक है, ला, मोगली तिस्य पुत्र, ठीक है। इनके अध्यक्षता में अशोक के संरक्षण में अध्यक्ष ये थे, मोगली तिस्य पुत्र के संरक्षण में हुआ था, की अध्यक्षता में हुआ था। और इसमें क्या था कि अभिधम्म पिटक की रचना हुई थी। इस तीसरे वाले में अशोक के शासनकाल में जो हुई थी तीसरी बौद्ध संगीति, तो इसमें क्या था, अभिधम्म पिटक की रचना हुई थी, अभिधम्म पिटक की रचना, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, कल ही ये फोर्थ वाली जो चतुर्थ बौद्ध संगीति थी, इसके बारे में मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था, लेकिन शॉर्ट में जल्दी से बता दे रहे हैं कि चौथी बौद्ध संगीति जो हुई थी कश्मीर में हुई थी। याद आ गया होगा आप लोग को, जैसे कश्मीर नाम लिया हुआ मैंने, कश्मीर के कुंडलवन में हुई थी, कुंडलवन में प्रथम शताब्दी में हुई थी, ठीक है ये। और उस समय संरक्षक कौन था, कनिष्क के संरक्षण में जो अध्यक्ष थे वो वसुमित्र थे, वसुमित्र अध्यक्ष थे, और उपाध्यक्ष जो थे अश्वघोष थे, ठीक है ये। और यहाँ पर क्या हुआ था, इसमें चतुर्थ बौद्ध संगीति में क्या हुआ था, एक मिनट, चतुर्थ बौद्ध संगीति में क्या हुआ था, बौद्ध धर्म दो भाग में बट गया था, हीनयान और महायान। तो ये पूछता है कि महायान में कब हुआ था, तो महायान का उल्लेख हमें कहाँ मिलता है, तो चतुर्थ बौद्ध संगीति में कनिष्क के काल में, ठीक है। तो इससे रिलेटेड सारे फैक्ट जो थे डिस्कस कर लिए हैं, कहीं से भी क्वेश्चन आएगा आपका स्किप नहीं होगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्राचीन भारत की कौन सी लिपि जो है, ये प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती है, दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है, वो कौन सी लिपि है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ब्राह्मी लिपि, शारदा लिपि, खरोष्ठी लिपि या नंदनागरी लिपि, तो क्या हो जाएगा आंसर, खरोष्ठी लिपि। ये जो है ये दाईं लिपि, ये जो लिपि है खरोष्ठी लिपि, ये दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, किस स्तंभ लेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट कहा है, इंपॉर्टेंट, किस स्तंभ लेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट कहा है। ऑप्शन है मास्की का लघु स्तंभ, रुक्मनदेही स्तंभ, क्वीन स्तंभ या भाब्रो स्तंभ। तो आंसर क्या हो जाएगा, भाब्रो स्तंभ, ठीक है, क्या हो जाएगा, भाब्रो स्तंभ आंसर। तो इम्पॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। और लास्ट क्वेश्चन है जो कि आप लोगों के लिए है कि क्या कह रहा है, मुल्ला पेरियर बांध का संबंध किस राज्य से है। अभी ये चर्चा में बहुत ज़्यादा है, तो इसको अच्छे से देख करके, ठीक है, मैप देखिए, गूगल करिए, नहीं पता है सब कुछ, और इसका आंसर दीजिए, मुल्ला पेरियार बांध का संबंध किस राज्य से है। तो चलिए आज का डिस्कशन यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को ये सेशन समझ आया होगा और पसंद भी आया होगा, और पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और जितने भी आप लोग के दोस्त हों सबके साथ शेयर करिए, ताकि आगे हम और भी अच्छे अच्छे वीडियोस डाल सकें आप लोगों के लिए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।